हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी धनराशि खर्च कर उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 650 करोड़ रुपए। अगला है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 8वें स्थान पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की मंथली वाइज PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, जैसे सितंबर मंथ है, अगस्त मंथ है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना का निर्देश दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। अगला है, समृद्धि जो एक कर माफी योजना है, इसे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, दिल्ली सरकार द्वारा। अगला है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बनेगा। तो जो फिजी है ये पहला देश बनेगा विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, देहरादून में। अगला है, जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी। तो ये आयोजित की जाएगी मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो अभी जो है तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चन थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU में थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली, याद रखेंगे, एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU और थोरेसिक सर्जरी और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों, ये जो पैथोजेन रिडक्शन मशीन है इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया, हमारे यूपी में लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया। और ये जो मशीन है ये एशिया की पहली मशीन है, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों, ये जो मशीन है पैथोजेन रिडक्शन मशीन, इसका काम क्या है। तो रक्त की अनेक अशुद्धियां होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड डोनेट करता है तो उस समय क्या होता है कि कई सारी जो अशुद्धियां हैं वो रक्त में रह जाती हैं। ऐसे में जिसको डोनेट किया जाता है तो वो संक्रमण अगर देने वाले व्यक्ति को है तो ब्लड के जरिए वहां पर भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो अशुद्धियां ये पकड़ में नहीं आती हैं, तो ये जो मशीन है इसका यही काम होगा। यानी कि अधिसंख्य जांचों में जो रक्त की अशुद्धियां पकड़ में नहीं आती हैं तो वो इस मशीन के जरिए पकड़ में आएगी। होता क्या है कि जो अशुद्धियां होती हैं रक्त में, उस वजह से जो मरीज होता है उसे सेप्सिस जैसे संक्रमण जो है हो जाते हैं। लखनऊ में इस मशीन के आने से लंग कैंसर के साथ ही नस की बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज को सही दिशा मिलेगी। एक काम इसका ये भी रहेगा कि लंग कैंसर में भी ये जो मशीन होगी बेहद काम करेगी। इसके साथ ही जो नस से संबंधित बीमारियां होंगी उसमें भी ये सही दिशा में इलाज करने के लिए इस मशीन के जरिए जो है काम किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कई सारी बीमारियां हैं, डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है,
साइटोमेगलो है वायरस। तो ये जो लगभग 200 ऐसे बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ आदि हैं जो कि रक्तदाता के रक्त में रह सकते हैं और रक्तग्राही के रक्त में जाकर के संक्रमण फैला सकते हैं। तो ये जो मशीन है इन्हीं संक्रमण को समाप्त कर सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन है, तो पैथोजन रिडक्शन मशीन है और ये एशिया की पहली ऐसी मशीन है। ठीक, तो याद रखेंगे इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया, हमारे यूपी के लखनऊ में, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों 28 अक्टूबर 2022 को वाराणसी में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक हुई। उसमें आईआईए की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं दीपक बजाज, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन 3 दिवसीय होगा। इसमें फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी और इसमें पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 शहरों से 100 से अधिक उद्यमी हिस्सा लेंगे। तो याद रखेंगे यहाँ से कि इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो यूपी के लखनऊ में आयोजन किया जाएगा और 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारू संस्कृति की तर्ज पर किस जिले के बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, बहराइच में। दोस्तों थारू संस्कृति की तर्ज पर बहराइच के बर्दिया गांव में, कहाँ पे, बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जाएगा। अब ये जो होम स्टे है तो क्या सरकार की जो है इसमें मंशा है, तो दोस्तों फूस की जो झोपड़ियाँ हैं जिसमें जो थारू जनजाति के लोग रहते हैं, तो पर्यटकों को थारू संस्कृति से रूबरू होने का इससे मौका मिलेगा। जो पर्यटक होंगे वो थारू नृत्य और भोजन का स्वाद लेंगे और इसके साथ ही जो महिलाओं के बनाए गए उत्पाद हैं उसको भी वो खरीद सकेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और जो जनजाति हैं, थारू जनजाति है, तो इसके बारे में भी लोगों को क्या होगा, जानकारी मिलेगी और इससे जो थारू जनजाति है उन लोगों की भी जो आर्थिक स्थिति है वो भी इससे बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं के बनाए गए उत्पाद हैं वो पर्यटक जो है वो खरीदेंगे। तो ये जो है यहाँ पर सरकार की मंशा है। तो याद रखेंगे आपकी थारू संस्कृति की तर्ज पर जो बहराइच है, बहराइच का बर्दिया गांव, वहाँ पर पहला होम स्टे बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला होम स्टे ये बनेगा और इससे क्या होगा, जो थारू संस्कृति है उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा किसको, पर्यटकों को। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक पूछा गया था, आपके पैट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो वो आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो कथक है ये यूपी का लोक नृत्य है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में कि यूपी का जो वहाँ पर ऑप्शन दिया था कि जो नौटंकी है, नौटंकी ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे आप ये यूपी का ही लोक नृत्य है। अब जैसे हम बात करें कि यूपी के कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो वो आप याद रखना, जैसे रास लीला हो गई, रास लीला हो गया, यहाँ पे हमने नोट किया, रास लीला हो गया, रामलीला हो गया, रामलीला हो गया, रामलीला हो गया, इसके अलावा नौटंकी हो गया, नौटंकी हो गया। ये क्या है, ये लोक नृत्य है। और ये जो कथक है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखेंगे। अभी कुछ और हैं लोक नृत्य, रासलीला, रामलीला, नौटंकी, इसके अलावा ख्याल नृत्य हो गया, ख्याल नृत्य हो गया, ये भी क्या है, लोक नृत्य है। इसके अलावा नकाल हो गया, नकाल हो गया, और स्वांग, स्वांग हो गया। तो ये क्या है, ये लोक नृत्य हैं। और इसके अलावा चरकुला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, चर, अभी यहाँ पर चरकुला। ठीक है, तो ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है और इन्हीं में से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी अच्छे से याद रखेंगे। यूपी पैट में दोनों से ही क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भांग के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जर्मनी ने। दोस्तों 26 अक्टूबर 2022 को जो जर्मन सरकार है उसने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्यिक खेती कर रहे हैं उन्हें भांग के वितरण की अनुमति देगा। यानी कि जो जर्मनी है उसने भांग की जो खेती है, भांग की जो उपयोग है, इसको क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर मात्रा जो है वो भी तय की गई है
कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए 20 से 30 ग्राम मनोरंजक भांग प्राप्त करना और रखना कानूनी जो है ये अधिकार हो जाएगा। जर्मनी माल्टा के बाद, जो जर्मनी है ये माल्टा के बाद भांग को वैध बनाने वाला दूसरा यूरोपीय संघ का देश बन गया है। ठीक, तो यहां से याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि भांग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन सा है, तो वो तो है माल्टा, और जर्मनी ये दूसरा देश बन गया है जहां पर भांग की खेती को और जो भांग के उपयोग है इसको वैध किया गया है, कि जो व्यक्तिगत उपभोग है इसके लिए इसको जो है वैध माना गया है। 20 से लेकर के 30 ग्राम मनोरंजक भांग का जो उपयोग है वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जर्मनी में ऐसा फैसला किया गया है। दोस्तों जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी से आप याद रखेंगे कैपिटल, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और जर्मनी की जो वर्तमान में चांसलर हैं वो कौन है, तो ओलाफ सोल्स, ये जो है जर्मनी की क्या है, चांसलर हैं। और जर्मनी की प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखेंगे आप फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, ये जो है जर्मनी के प्रेसिडेंट है। और जर्मनी की करेंसी क्या है, तो यूरो जर्मनी की करेंसी है। तो ये चीजें यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों 28 अक्टूबर को जो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, इन्होंने नई दिल्ली में, कहां पे याद रखेंगे, नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। ये जो फेस्टिवल है ये 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे 28 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर 2022 तक ये चलेगा, और ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इस आयोजन में 18 राज्यों के लगभग 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भाग ले रहे हैं। सरस फूड फेस्टिवल है ये महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल है। याद रखेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये जो फेस्टिवल है वो आयोजित किया जाता है। यहां से याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो 28 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, कौन सा है फेस्टिवल, तो याद रखेंगे सरस फूड फेस्टिवल 2022। उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने। ये आयोजित कहां पे किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया जा रहा है। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। और कौन सा मंत्रालय, तो याद रखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। दोस्तों कुछ पहल हैं, ठीक है, कुछ पहल हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं। क्या होता है कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई पहल है, कोई वेबसाइट है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो कुछ हम रिवाइज करते हैं यहाँ पे। जैसे जो ऑपरेशन सर्द हवा है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑपरेशन सर्द हवा। इसके अलावा याद रखेंगे बी ब्रेक ऐप, ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बी ब्रेक ऐप जो है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा बढ़े चलो जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया बढ़े चलो अभियान, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक वेबसाइट थी मंदिर 360, मंदिर 360 नाम से एक वेबसाइट को जो है लॉन्च किया गया था। उसे किसने लॉन्च किया था, तो वो भी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक, तो ये कुछ वेबसाइट हो गई ये, और इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, कुछ अभियान है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसे जो है आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 28 और 29 अक्टूबर को यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक आयोजित की गई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, भारत में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की एक जो विशेष बैठक है ये 28 और 29 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई। कहाँ पे, तो इंडिया में, और इंडिया में कहाँ पे, तो मुंबई और दिल्ली में ये आयोजित की गई। इसकी थीम क्या रही इस बैठक की, तो आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निपटना, ये जो है इसकी थीम रही है। भारत में वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए जो भारत है इसको वर्तमान में 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये चीज याद रखेंगे। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे, रुचिरा कंबोज। ये जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक, याद रखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक है
2022 की वो कहाँ पे हुई, तो ये हुई है मुंबई और दिल्ली में 28-29 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो ये सौंपी गई है टाटा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जो जिम्मेदारी है वो टाटा एयरबस को सौंपी गई है। कंपनी वडोदरा स्थित प्लांट में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी में से एक होगा, यानी कि पूरी तरह से ये स्वदेशी होंगे। भारत में बने विमानों की आपूर्ति 2026 से 2031 तक की जाएगी। जो पहले 16 विमान हैं वो 2023 से 2025 के बीच आएंगे और भारतीय वायुसेना अंततः C295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी परिचालक बन जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किसको सौंपी गई है, तो ये टाटा एयरबस को सौंपी गई है। ठीक, अब ये जो टाटा एयरबस है, जो भारत में जो विमान बनेंगे, तो पूरी तरीके से जो विमान है वो कब तक भारत के जो सेना है इसको आपूर्ति की जाएगी, तो 2031 तक जो है इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। और जो पहले चरण में 16 विमान होंगे वो 2023 से 2025 के बीच इंडिया को मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। और अगर एयरक्राफ्ट का नाम भी पूछा जाता है तो C295 ये जो है इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, हरियाणा में। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक नई विद्युतीकृत डबल ब्रॉडगेज रेल लाइन है जो कि पलवल से सोनीपत तक है। यह हरियाणा में सोहना, मानेसर और खरखोदा से होते हुए लगभग 126 किलोमीटर लंबी योजना है। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला किसने रखी है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में इसकी आधारशिला रखी है। और ये क्या है, तो ये जो है नई विद्युतीकृत डबल ब्रॉडगेज रेल लाइन है, ठीक है, जो कि पलवल से सोनीपत तक है। अब दोस्तों यहाँ पे हरियाणा में इसकी आधारशिला रखी गई है, तो हरियाणा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा के प्रमुख हैं उनको याद करेंगे। जैसे कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, हरियाणा से संबंधित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा से संबंधित है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा से संबंधित हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र है ये कहाँ पे खोला गया, तो याद रखेंगे आप हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ये स्थापित किया गया है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। इसके अलावा भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ये भी गुरुग्राम में स्थापित हुआ। इसके अलावा भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि जो अनाज का एटीएम था वो कहाँ पे स्थापित हुआ, ये भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, हरियाणा के राखीगढ़ी में। याद रखेंगे इस बात को, राखीगढ़ी में स्थापित किया जाएगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय होगा। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे बनेगा, तो ये भी गुरुग्राम में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। दोस्तों इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, यानी कि 29 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो जो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जो पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश है ये भेजा गया था 1969 में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। उस समय इंटरनेट को ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना को मनाने के लिए पहला जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है ये 29 अक्टूबर 2005 को मनाया गया था। यानी कि 29 अक्टूबर 2005 को इस दिवस की जो है क्या की गई थी, घोषणा की गई थी और पहली बार ये मनाया गया था 29 अक्टूबर 2005 को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये आपने यहाँ पे देखा कि 29 अक्टूबर 1969 में पहली बार
एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था और इसी वजह से ये मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अक्टूबर को। अगला है 27 अक्टूबर को किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, डॉक्टर KR नारायणन। दोस्तों 27 अक्टूबर 2022 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की 102वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने 1997 से 2002 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और इसके अलावा 1992 से 1997 तक वो भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी रहे। दोस्तों यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वह इस पद को संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति थे। तो ये बात याद रखेंगे कि पहले दलित व्यक्ति कौन थे जो कि राष्ट्रपति बने, तो आप याद रखेंगे कौन थे, डॉक्टर KR नारायणन। उन्होंने नेहरू प्रशासन में भारतीय विदेश सेवा के सदस्य के रूप में भारत में अपना करियर शुरू किया था। तो याद रखेंगे आप कि 27 अक्टूबर को भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायणन, इनकी 102वीं जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों ये थे 30 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि किस शहर में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट था, नोएडा में, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग जरूर क्या करो। यह है आज का क्वेश्चन, टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया यानी कि खरीदा है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।